हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जिशिंग जा तो रही होती है पर उसके बारे में बस बातें घूम रही होती हैं। तभी टैक्सी में एक रेडियो पर बात ऐसी लग जाती है जो बिल्कुल जिशिंग के केस जैसी होती है और वो टैक्सी वाला भी यही कह रहा होता है कि हमेशा लड़कियां खुद को बहुत समझती होती है, जब कोई एविडेंस नहीं है तो किसी पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है कि उसने इसको छेड़ा होगा। ये बात तो जिशिंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। जैसे वो गुस्से से टैक्सी वाले की तरफ देख रही होती है तो वो कहने लगता है कि मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था और फिर से बुरा भला बोलने लग जाता है। ये तो अब जिशिंग बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, वो भी इसको बातें सुना देती तो कहने लगता है कि आप तो अच्छी लड़की हो, मैंने आपको कुछ कहा है, आप इतना फ्रेंड क्यों हो रही हो। तो वो कहती है कि टैक्सी साइड पे लगाओ, मुझे यहीं पर उतरना है। तो वो भी टैक्सी साइड में लगाकर इसको स्टॉप पर उतार देता तो ये भी स्टॉप पर बैठ जाती है। पर इसे पता होता है कि ना तो कोई बस आने वाली और ना ही इसको जल्दी टैक्सी मिलने वाली है। वहीं पर वेट करने के लिए बैठ जाती है। एक बस आती तो है पर वो इसकी स्टॉप की नहीं होती, इसलिए वो उस बस में नहीं बैठती और टैक्सी आने में भी टाइम था। वैसे उसके सामने आकर एक कार रुकती है जो किसी और की कार नहीं होती बल्कि हांटिंग होता है। जिशिंग भी उसे देखने लग जाती कि क्या ये उसे पिक करने के लिए आया है। तो उसे कहता है कि कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर वो नहीं बैठी होती तो वो कहता है कि इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर वो उसके साथ बैठकर जाने लगती और हांटिंग भी बोल देता है कि 10 साल गुजर गए, तुम फिर भी वैसी की वैसी हो। ये बात सुनती वो तो शौक हो जाती है कि हांटिंग क्या उसे पहचान गया था, पर ऐसा नाटक क्यों कर रहा था कि जैसे वो उसे पहचानता ही ना हो। ये बहुत सी बातें पूछना चाह रही होती है पर कुछ भी नहीं पूछ पा रही होती। वैसे इसका मोबाइल गिर जाता है तो अपना मोबाइल पकड़ने लगती है तो ये इसका मोबाइल पकड़कर इसे देने तो लगता है पर उससे पहले मुझे लगता है कि तुमने अपना नंबर कब चेंज किया था। तो वो बताते है कि कॉलेज टाइम में मैंने अपना नंबर चेंज किया था। पर पूछती है कि क्यों। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं और उसका मोबाइल उसे वापस कर देता है। अब जिशिंग बार बार ट्राई कर रही होती है कुछ पूछने के लिए पर उसे कुछ भी नहीं पूछ पाती और चुप करके बैठ जाती है। अब ऐसे हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि जिशिंग हॉस्पिटल में पहुंच जाती है अपना काम करने के लिए और डॉक्टर से बात वगैरह कर रही होती है कि मैं फेज 1 के बारे में बाई के जानना चाहती ताकि हम इसके फेज 2 पर काम कर पाए। तो वो मना कर देते हैं कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता, मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को बताया हुआ है कि मैं इसकी जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मेरे पास दोबारा मत आइएगा। तो वो कहती है कि असल में मैं दूसरे डिपार्टमेंट से, मुझे इस बात का नहीं पता कि आपने ये बात पहले से बताई हुई थी, पर अच्छा होता है अगर आप इन्फॉर्मेशन दे देते ताकि मैं फेज 2 पर काम कर पाऊँ। पर वैसे डॉक्टर को कॉल आ जाती है तो वो थोड़ी इमरजेंसी की कॉल होती है, इसीलिए डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। कहता है कि तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ हांटिंग को भी कॉल आ जाती है जहाँ पर उसे कॉल पर बताया जाता है कि आपकी कॉपरेशन आगे नहीं चल पाएगी क्योंकि एक इशू हो गया। तो वो कहता है कि डॉक्टर जियांग का एक इंजीनियर हॉस्पिटल की तरफ आ रहा और मैं भी हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। और यहाँ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी कंप्यूटर्स बंद हो चुके थे, इसलिए किसी को भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही होती। सभी पेशेंट वहाँ पर काफी हंगामा मचा रहे होते हैं कि हमने डॉक्टर को चेक करवाना। वहीं पर एक बूढ़ी औरत गिरने वाली होती तो जल्दी से जिशिंग उन्हें पकड़ लेती है और वो भी देखने लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जबकि वो ग्रैंडमा भी कह रही होती है कि मैं यहाँ पर इतने लंबे रास्ते को कवर करने के बाद आई हूँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आकर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो यहाँ डेंटिस्ट से चेक भी नहीं करवा पाऊंगी। अब ये सुनकर जिशिंग को भी होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए मिस्टर ली को कॉल करती है और कहती है कि क्या मैं इस इशू को देख सकती हूँ। और वैसे इशू को देखने के लिए पहुंच जाती है पर डॉक्टर कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी एक लड़का आकर देख रहा है। तो वो कहती है कि अब मुझे एक बार करने तो दे, क्या पता मैं ठीक कर दूं। तो डॉक्टर क्लाउड को ठीक करने के लिए बैठ जाती है, अपना भी लैपटॉप ऑन कर लेती है। पहले लैपटॉप से काम कर रही होती है और जैसे ही उसका वहाँ से काम कंप्लीट होता है तो यूएसबी में करने के बाद डॉक्टर के कंप्यूटर में ले जाती है। वहाँ पर वापिस से विंडो करती है, हर चीज पहले जैसी हो जाती है और डॉक्टर क्लाउड की ऐप भी वापिस से चल जाती है। ये देखकर तो डॉक्टर खुश हो जाते हैं और जिशिंग को इसके लिए थैंक्स कह रहे होते। तो जिशिंग कहती है कि अब तुम सारे कंप्यूटर्स वगैरह चला सकते हो। तो वो लड़का कंप्यूटर चलाने के लिए चला जाता है। तो जिशिंग कहती है कि क्या हम अपनी पहले वाली बात वापिस से कर सकते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल सीधी बात बताऊंगा, जब कोई पेशेंट इस मशीन से चेकअप करवा लेता है उसके बाद उन्हें डॉक्टर की बात पर यकीन आता है, वो हमारी बात सुनना चाहते होते हैं और दूसरी बार भी अगर आते हैं तब भी हमारी बातें सुनना चाहते हैं, ना कि वो मशीन की सुनना चाह रहे होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाऊंगा इस बारे में, बाकी बस मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों का रोबोट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो डॉक्टर की ये सब बातें सुनने के बाद जिशिंग कहने लगती है कि चले आप तो इस बारे में नहीं बताना चाहते, क्या हम इस चीज को छोटे हॉस्पिटल्स और विलेज वगैरह में लेकर जाए या ना जाए। पर इतने टाइम में वहाँ पर हांटिंग आ जाता है। हांटिंग को नहीं पता होता कि यहाँ पर उसे यिशिंग भी मिल जाएगी और आकर जल्दी से डॉक्टर से बात करने लगता है। पर डॉक्टर बताता है कि यिशिंग ने यहाँ आकर सारे मसले को संभाल लिया है, अगर ये आज यहाँ पर ना होती तो बहुत बड़ा मसला हो सकता था। अब इस बात के बाद यिशिंग हांटिंग के साथ जारी होती और कहने लगती है कि मुझे लग रहा है कि ये किसी की शरारत थी, क्योंकि जब मैं वहाँ पर थी वहाँ पर एक पर्सन था जो बोल रहा था और एक जो पर्सन था वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, आसपास से भी रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही थी। ये किसी का बिछाया हुआ जाल था, तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वैसे उसे मैसेज आता है जिससे उसे यही पता लगता है कि ये प्रॉब्लम किसी की खड़ी की हुई प्रॉब्लम थी। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था क्योंकि जो कोई भी था वो हमारे नुकसान करवाना चाहता था। तो हांटिंग कहने लगता है कि मैं इस चीज के लिए तुम्हें ऑन करता हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था। तो वह कहती है कि आपने जो मेरी पहले हेल्प की थी तो ऐसे समझे कि मैंने बस आपकी हेल्प को वापस कर दिया है। तो हांटिंग कहता है कि वो तो छोटी सी हेल्प थी और ये बड़ी हेल्प है। और वैसे इंटरनेट पर होने वाली बातों के बारे में बात करने लगता है कि उन चीजों को तुम्हें इग्नोर करना चाहिए, उस पर
ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि लोग तो इस तरह की बातें करते रहते। तो वह कहती है कि आपने भी क्या इंटरनेट की बातों को पढ़ लिया। तो वह कहता है कि हाँ कह सकती हो, और बाकी तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो तुम हो तुम वही रहो। ये कहकर उसे समझाकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद जिशिंग के पास वही वाली ग्रैनी आ जाती है और आकर कह लगती है कि मेरे बेटे ने बोला था कि जब आप चेकअप करवा लो तो मुझे कॉल करके बता देना। तो क्या मैं तुम्हारे मोबाइल को ले सकती हूँ कॉल करने के लिए, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है। जिशिंग तो जल्दी से ग्रैनी को अपना मोबाइल दे देती। ग्रैनी उसके मोबाइल से अपने बेटे को कॉल करके बता देती है और कहती है कि ये लड़की का मोबाइल मैंने लिया था, मैं उसे वापस करने लगी हूँ। ये कहकर उसका मोबाइल उसे वापस तो कर देती है, पर साथ में चाहते हुए ये भी कहकर जाती है कि तुम्हें मेरे विलेज में चक्कर जरूर लगाना चाहिए। ये कहकर वो तो चली जाती है। और इधर हमें मिस जैंग दिखाई जाती है जिसके पास डायरेक्टर चैन आते आकर कहने लगते हैं कि जिशिंग ने वहाँ जाकर सारे मसले को संभाल लिया, वो तो हर चीज को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते। मुझे नहीं पता था कि वो सिचुएशन को भी संभाल सकती, उस चीज को भी ठीक कर सकती है। मिस जैंग कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि अगर वहाँ पर जिशिंग ना होती तो उस मसले को कौन सॉल्व करता। अगर वो मसला सॉल्व ना होता तो तुम्हें पता है उसे कितना नुकसान होने वाला था, और उस नुकसान पर किसका नाम आता, तुम्हारा और मेरा। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि आइंदा से मैं इन चीजों पर भी गौर करूंगा कि आगे क्या नुकसान होने वाला है। अब मिस जैंग उसकी इस बात से उसको और भी ज्यादा हिंट वगैरह दे देते हैं कि तुम्हें अब जिशिंग के साथ क्या करना चाहिए। डायरेक्टर चैन भी जिशिंग के पास पहुंच जाते और उसको अपने ऑफिस में लेकर आते हैं। उसे एक और काम दे रहे होते जो किसी और डिपार्टमेंट का होता है। तो वो कहने लगती है कि मुझे ये काम क्यों मिला। तो वो कहता है कि तुम्हें ये काम करना होगा, फिर ही तुम्हारे प्रमोशन के चांसेस ज्यादा। तो वो कहने लगती है कि जब मैंने फेस 1 पर काम कर लिया था तब आपने मुझे बोला था कि आप मुझे प्रमोशन लेकर देंगे, पर अब ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है कि ज्यादा और अच्छी चीजें चाहिए होती है ना प्रमोट होने के लिए, और वैसे भी तुमने जो अभी पिछले काम किया उसकी वजह से प्रमोशन मिलना भी मुश्किल है और बोनस मिलना भी। इस बात के बाद वो कहने लगती है कि ठीक है फिर मैंने भी इस डिपार्टमेंट का काम नहीं करना। और आपको मैं ये बता दूं कि मैंने आपकी बातें सुन ली थी, और बता देती है कि आपने मेरी प्रमोशन को लेकर क्या बोला था। ये सुनते डायरेक्टर चंद कहने लगता है कि तुमने ये बात कहाँ से सुन ली, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ। अभी कहते हैं कि तुम्हें पता ना हम भी किसी के नीचे काम करते हैं तो हमें कुछ चीजें करनी पड़ती। तो वो भी कहती है कि फिर ठीक है मैं भी ये काम नहीं करूंगी। ये कहकर जाने लगती और मिस जैंग के पास पहुंच जाती जो ऑलरेडी इसकी दुश्मन बनकर बैठी हुई थी। उनसे जाकर अपनी सारी बात करती। तो वह कहती है कि तुम्हें पता है ना डायरेक्टर चंद ने एचआर डिपार्टमेंट से ऑलरेडी बात की होगी, इसी वजह से वो तुम्हें वो काम दे रहे हैं, तो तुम्हें वो काम करना चाहिए। तो वह कहती है कि मैं वो काम कर भी लूंगी पर मेरी सैलरी को भी तो फिर ज्यादा करना चाहिए। मुझे कहा जा रहा है कि ना तो मुझे ईयर के लास्ट में बोनस मिलेगा और ना ही एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो मैं ये काम क्यों करूँ। तो वो कहने लगती है कि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो ना क्योंकि वो डायरेक्टर जू के जाने पर गुस्सा है और उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, पर डायरेक्टर जू को जो भी पनिशमेंट मिलनी थी वो तो उसे मिल चुकी है, तो तुम्हें अब किसी को भी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अभी जिशिंग से ये भी कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना तुम कहीं पे भी अगर जाकर जॉब करते हो तो सब तुम्हारे मुताबिक नहीं चलेंगे, जैसा तुम चाहती हो वैसा नहीं होगा। ये बात कहने के बाद कहती है कि अब मुझे मीटिंग करनी है तो तुम यहाँ से जाओ। जिशिंग का तो दिल ही टूट चुका था जिस तरह मिस जैंग ने उसे बातें बोली थी। उसने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि मिस जैंग उसके साथ ऐसा करेंगी। वो अपना चुप करके बैठकर काम कर रही होती है। वहीं पर डायरेक्टर चैन आकर उसे काम देते हैं पर वो आगे से कुछ भी नहीं बोलती। तो डायरेक्टर चैन वापस से मुड़कर इसके पास आते और कहते हैं कि जो भी बातें थी उन सब बातों को इग्नोर करो और जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें बस वैसा करना होगा। तो मैं ये काम मुझे ईमेल करना है। तो वो ईमेल तो कर देती है पर कहती है कि मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर ईमेल कर दिया है। ये सुनकर वो जाता है कि तुमने रिजाइन क्यों किया, तुम्हें पता है ना एग्रीमेंट के बारे में कि तुम यहाँ पर वापिस से अगले 2 साल काम नहीं कर सकते। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो डायरेक्टर चैन गुस्से से कहने लगते हैं कि तुम्हें फिर भी 1 महीना यहाँ पर काम करना होगा ताकि तुम सारे कामों को कंप्लीट करके जाओ जो भी तुम्हारे पास काम है। पर वो गुस्से से अपने कार्ड को रखकर वहाँ से जाने लगती है। वे भी देख रही होती है कि जिशिंग जॉब छोड़कर चली गई है। अब जिशिंग को बाहर आकर रोना तो आ रहा होता है पर अपने रोने पर कंट्रोल करके जाने लगती है। वैसे उसे सामने हानतिंग नजर आता है, उसे देखकर रुक जाती है पर भी कुछ भी बात किए बगैर वहाँ से जाने लगती है और हानतिंग भी रुककर इसे देख रहा था। जिशिंग बाहर आने के बाद अपने बॉयफ्रेंड ये चंद से बात करती है और उसे बताते है कि मैंने जॉब को छोड़ दिया। तो वह कहता है कि वहाँ पर क्या किसी ने तुम्हें बुली किया था। तो कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने भी वहाँ पर बुली नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से जॉब को छोड़ा है। पर लगता है कि अब हम फ्लैट नहीं ले पाएंगे। तो वह कहता है कि फ्लैट की बात को छोड़ो, फ्लैट नहीं ले पाएंगे तो कोई इशू नहीं है, तुम अभी इस टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें अपना क्या रखना चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए, कोई और काम कर लेना, कोई मसला नहीं है। तो उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगती है कि आज मुझे पता लगा है कि लोग तो कोडिंग से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वापिस उसे रोना आ रहा होता है, उसे बाय कर देती है और इधर ये चंद दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है और अपने सीनियर के आने पर बताने लगता है कि मैंने अपना ये काम कर लिया। तो वो कहने लगता है कि सेमिनार के ओवर होने के बाद हमने कहा हुआ था ना कि हम साथ में घूमने के लिए जाएंगे। तो वो कहता है कि सेमिनार के एंड होने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगा, मैं वापिस शिंगान जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ। तो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि हमारे साथ चलो और अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद वो रिंग देखने लगता है जो उसने जीशी के लिए ली थी। मैं भी उसको वो वेडिंग के लिए प्रपोज करने वाला था और उस रिंग को लेकर काफी खुश होता है। और जीशी दिखाई जाती है जो जिंदा लाश बनकर लेटी हुई थी। ये देखकर उसकी फ्रेंड टाइम को देखती है और टाइम 10 बजे होते हैं। तो ये देखकर कहने लगती है कि तुम जॉब पर क्यों नहीं गई, 10 बज चुके हैं। तो बता देती है कि मैंने रिजाइन दे दिया। ये सुनते ही वो जल्दी से उसके पास आकर बैठ जाती है, पूछने लगती है कि तुमने रिजाइन क्यों कर दिया, तुम्हें पता था ना कि अभी कुछ पैसे वगैरह देने। तो वह कहती है कि वो पैसे तो गए पर ईयर के लास्ट वाला बोनस भी चला गया। तो पूछने लगती है
कि क्या ये बात ये चन को पता है, तो वो कहती है कि हाँ उसे पता है और उसने बोला है कि रेस्ट करो और मैं बस वही कर रही हूँ। तो वो कहती है कि तुम हमेशा कहती रहती थी कि तुम्हें सोने का टाइम मिलता है पर मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता, तो अब जाकर तुम्हें भी सोना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे टाइम की इतनी आदत हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे नींद आएगी, इसी वजह से मैं बस यहीं पर टाइम गुजारूंगी। वैसे उसे जिजाओ का मैसेज आता है जिसके वॉइस नोट को वो पाँव से ही प्ले करके सुनने लगती है। उसमें वो बताता है कि मैंने प्रपोजल तैयार कर लिया, क्या तुम इस वीक में मुझसे मिल सकते हो। तो वो कहते हैं कि मैं बस अभी मिलने के लिए आ रही हूँ। ये कहकर उसके पास पहुंच जाती है। वो इसके लिए काफी खुश हो रहा होता है कि इसने जॉब को छोड़ दिया। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो मेरे लिए इतने खुश क्यों हो रहे हो जबकि मेरी जॉब चली गई है। तो वो कहता है कि अच्छी बात है ना, अब तो तुम मेरे साथ काम करोगी। उसका अपना प्रपोजल भी दिखाता और अपने साथ काम करने के लिए इन्वाइट भी करा होता है कि हम एक ऐसी चीज बनाएंगे जो हर एक चीज को ठीक कर पाए, हर एक चीज बना पाए, एक चीज पर नहीं रहेंगे। अभी इन दोनों में ये बात चली रही होती है। वैसे ही उसे ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है। ग्रैंडमा अपना बताने लगती है कि मैं कोई और नहीं हूं बल्कि वही वाली है जिसने तुमसे अपने बेटे को कॉल करने के लिए मोबाइल लिया। तो वो कहती है कि अच्छा ग्रैंडमा आप मुझे याद आ गई हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि मेरे दांतों में अभी भी दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो वो कहती है कि तुमने जाकर मशीन को ठीक किया तो मुझे लगा था कि तुम डॉक्टर हो। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि चलो ठीक है, कुछ दिन मैं वेट करूंगी, अगर दांतों में दर्द नहीं चाहता तो मैं वापस से हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए आऊंगी। ये कहकर बाय कर देती है। जिशिंग जो घर पर आने के बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ जब खा रही होती है तो लिली उसे बताते है कि मेरे पास एक जॉब है, क्या तुम करोगी। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा जो जूनियर ब्रदर है वो भी मुझे कह रहा है कि मुझे उसके साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड्स उनका कहने लगती है कि स्टार्टिंग के बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, क्या तुम इतने पैसे लगाओगी। तो वो कहती है कि यही तो बात है। इतने टाइम में जिशिंग को एक ईमेल भी आती है जिससे उसे पता लगता है कि एक बिजनेस ट्रिप जा रही है एक विलेज वाली साइड पर। तो ये मैसेज पढ़ के अपनी दोस्तों को भी बताते तो उसकी दोस्तें कहती है कि तुमने तो रिजाइन कर दिया पर फिर भी वो तुम्हें अभी तक ये वाले मैसेजेस भेज रहे हैं, तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।